कार साथियों, आज हम लोग फिर से अपने YouTube चैनल पे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं। साथियों, आज जिन विषयों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा वह हमारे सामाजिक सुरक्षा के जो कवच हैं, जो सोशल सिक्योरिटी का एक भारत सरकार द्वारा इस देश के समस्त कर्मचारियों को, चाहे वह नियमित हों, चाहे वो संविदा पर हों, उनको एक कवच के रूप में ये योजनाएं दी गई हैं। इनका क्या हाल है, इस पर चर्चा करेंगे। दो योजनाएं हैं, एक तो ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और दूसरा ईएसआईसी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ईपीएफ जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, वो भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। हर कर्मचारी के लिए एक अंश नियोक्ता देता है, एक अंश कर्मचारी देता है, और उसके बाद जब भी उसको कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है किसी प्रकार की भी, तो उसको वो पैसा वो अपने खाते से निकाल सकता है। इस धन जो कर्मचारी देता है उसमें से एक अंश बीमा के लिए भी जाता है, और 10 साल की सेवाओं के बाद उस कर्मचारी को पेंशन के रूप में वह रकम मिलती है। इस देश में अप्रैल 2015 के बाद से यह योजना समस्त संविदा कर्मियों पर लागू है, और यह दायित्व राज्य सरकारों का है, उन विभाग के अधिकारियों का है कि वह इन कर्मचारियों को इस सुरक्षा कवच से लैस करें। इस देश में 80% राज्य सरकारें अपने संविदा कर्मियों को ईपीएफ की परिधि में नहीं लाती हैं, और ऐसा नहीं है क्योंकि वो संवेदनहीन सरकारें आज की तारीख में हैं, और जो संविदा कर्मी हैं, हम निश्चित तौर पे अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, लेकिन गुलामी की प्रवृत्ति आज भी हमारे जनमानस में कूट कूट कर भरी हुई है। जायज़ मांगों, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना जिंदा कौम की निशानी है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज जनमानस मौन होकर अपने ऊपर अत्याचार सह रहा है। मैं सरकारों पे दोष अगर दे रहा हूं, तो उतना ही दोषी हमारे संगठन हैं जो संविदा कर्मियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उतने ही दोषी इस देश के ट्रेड यूनियन संगठन हैं, उतने ही दोषी इस देश के राजनीतिक दल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बराबर का दोषी जो भुक्तभोगी है वह भी है, कि मेरा अनुभव जो बता रहा है कि यह भीड़ संविदा कर्मियों की दिशाहीन है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ। 2-2.5 सालों से लखनऊ मुख्यालय से जनपदों को पत्र जा रहे थे कि ईपीएफ का लाभ दिया जाए। जनपद के अधिकारी ये लाभ नहीं दे रहे थे। आज से 5 महीने पहले मैंने हज़रतगंज कोतवाली में 73 जिला मजिस्ट्रेटों डीएम के खिलाफ एफआईआर की अर्जी दी। उस दिन से ये कार्रवाई शुरू हुई। अब तो राज्य सरकार के विभाग के मुखिया ने यहाँ तक कह दिया है कि अगले महीने तक अगर ईपीएफ का यूएएन नंबर नहीं मिला तो जो संबंधित अधिकारी है उसका भी तनख्वाह रोक दी जाएगी। लेकिन साथियों, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में ईपीएफ नहीं मिल रहा है।
का लाभ। सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है। यहाँ के कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे होते हैं और इस देश की जनता इन वादों को सच मानकर राजनीतिक दलों को सत्ता सौंपती है। जनमानस में जागरूकता का जो अभाव है, उसके कारण इस देश के सत्ता दल अधिकारी खुली छूट उत्पीड़न कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कोई नेता अवतरित होगा, कोई व्यक्ति आएगा और आपकी समस्याओं का हल करेगा, ऐसा नहीं है और संभव भी नहीं है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में मैं कुछ साथियों को न्याय दिला दूं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में कोई ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, ईएसआईसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। साथियों, मैं देखता हूँ रोज़ संविदाकर्मी एक्सीडेंट से मौत हो रही है, बीमारी से मौत हो रही है। ईएसआईसी योजना वह शानदार योजना है जिसके तहत अगर आप आ गए तो आपके बीवी, बच्चों, बुज़ुर्ग, माँ बाप, किसी की भी बीमारी, आरामी बीमारी इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो इस देश के उच्चतम अस्पताल में वो फ्री में इलाज होगा। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे मैटरनिटी लीव हो, चाहे अन्य सुविधाएं हों, वो सब इस योजना के तहत आपको मिलेंगी और आपको मात्र देना है 0.75% अपनी मानदेय का। अगर उत्तर प्रदेश में रोज़गार सेवक 6,000 रुपये प्रति माह पा रहे हैं तो 50 से 55 रुपये प्रति माह आपको देना है और लगभग राज्य सरकारें 80-90 रुपये स्वयं लगाएंगी और आप ईएसआईसी के स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आप लाभार्थी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये नियम हैं, नियम अनुसार आप अनुमन्य हैं इन लाभ के लिए, लेकिन क्योंकि आप अपनी आवाज़ उठाना, इस बारे में सोचना बंद कर दिया आपने। इस देश में आज जो भी दुर्व्यवस्थाएं हैं उसका बराबर का दोषी आम नागरिक भी है। आज का व्यक्ति ये सोचता है कि किसी तरह काम चलता रहे। यह भावना हम लोग को दिन पर दिन गर्त पे ले जा रही है। मैंने 2 दिन पहले सुना, राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान अशोक गहलोत जी ने कहा कि जनता राजभवन घेरेगी। मैं बहुत सम्मान करता हूं अशोक गहलोत जी का, लेकिन गहलोत साहब, जनता किसी राजनीतिक दल या राजनेता के कहने पे अब सड़क पे नहीं आएगी। हाँ, जनता की भी कमी है। अगर आप किसी जाति विशेष की बात करते, अगर आप धार्मिक भावना जागृत करते तो यह मूर्ख जनता हो सकता है सड़क पे आ जाती। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता सड़क पे आए। जो जनता अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, वो लोकतंत्र के लिए क्या आवाज़ उठाएगी? ना वो जागृत करने वाले नेता, ना संगठन, ना राजनीतिक दल, ना ट्रेड यूनियन। ये बहुत बड़ी विडंबना है आज की तारीख में समाज में। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक प्रयास जरूर करना चाहूँगा। पूरे देश में, हर राज्य में जितने संविदाकर्मी हैं, चाहे मनरेगा के हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे आंगनवाड़ी हों, चाहे आशा बहू हों, स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच आपके परिवारों के लिए है। भविष्य निधि
आपके संकट के समय की रकम है। ये सब अधिनियम हैं, एक्ट हैं, कोई योजना नहीं है। और मैंने देखा है कि राज्य सरकारों में अगर फैक्ट्री मालिक ईपीएफ का लाभ नहीं देता है तो उसके जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, मालिक तक को जेल कर देती है सरकार। लेकिन नियोक्ता जहां सरकार स्वयं है, कोई कार्रवाई नहीं। दिस इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी contractual employees now. In a welfare state, it is a moral duty of the government to provide them the benefits of these acts. And moreover, the government money is there, the budget is there, and yet these things are not taken care. People, the common man, the contractual employees, they are not raising their voices. They are used to of these treatment by the state governments. Political setup, the trade unions are busy in their petty politics. Friends, I want to request the beneficiaries, especially the social organizations, to raise up these voices. आज कोविड-19 का संक्रमण देश में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आम नागरिक अपनी रोटी, अपने परिवार के संचालन के लिए घर से खतरे में निकलता है, काम कर रहा है। फैक्ट्रियां खुल गई हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गए हैं। आपने कोई राजनेता देखा कि वह भी इस कोविड-19 में मास्क लगा के जनमानस के बीच में जा रहा है? जब पब्लिक निकल सकती है तो ये राजनेता क्यों जूम ऐप पे, ट्विटर पे बात कर रहे हैं जनमानस से? ये भी चुने गए हैं इस जनमानस के ही द्वारा। आज अगर जनता खतरे में है तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं कि नहीं, ये देखना राजनीतिक दलों का धर्म नहीं है। केवल ट्विटर पे अपील करना, सरकारों की आलोचना करना, क्या यही काम रह गया है विपक्ष का? सत्ताधारी दल के कितने मंत्री गांव में और कस्बों में जाके देख रहे हैं कि स्वच्छता का उचित व्यवस्था है, इलाज की उचित व्यवस्था है, जो खाद्यान्न गरीबों को मिलना था मिल रहा है? नहीं। जो स्थिति इन राजनेता और सरकारी तंत्र की है, उतना ही मृत इस देश का नागरिक हो चुका है। आज जन जागरण, जागरूकता की आवश्यकता है जनमानस में। मेरा इस वीडियो के माध्यम से समस्त इस देश के संविदा कर्मियों को मेरा निवेदन है, आप लोग उठिए, जागिए, आवाज़ उठाइए। जब तक आम जन में जन जागरण नहीं होगा, व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। मैं फिर से कहूं कि इन राजनीतिक दलों और इन नेताओं से अपेक्षाएं मुझको तो नहीं है। और मैं चाहूँगा जिन एमएलए एमपीज़ को आपने चुना है, उनके जाइए घर पे बैठिए, सबसे कहिए पत्र लिखो, तुम विधानसभा में आवाज़ उठाओ, क्यों नहीं ये लाभ मिल रहे हैं हमको, लोकसभा में आवाज़ उठाइए। मेरा मानना है जब तक समाज में इस तरह की क्रांति नहीं होगी, जहां आम जन सड़क पे उतरेगा, तब तक ये मौलिक अधिकार, ये अधिनियम जो सामाजिक सुरक्षा के लिए हैं, तब तक आप लोग को मिलना दूर की कौड़ी है। आज की बातें हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।